मेरी नई नई जॉब लगी थी और बहुत अच्छी कंपनी में लगी थी। वहीं मेरी मुलाकात प्राची से हो गई। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। हैंडसम तो मैं भी बहुत था। पहले तो यूं ही इधर उधर की बातचीत हमारे बीच शुरू हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे बीच बातों का सिलसिला लंबा होने लगा था। मेरा संबंध मिडिल क्लास परिवार से था, लेकिन प्राची का संबंध काफ़ी अमीर परिवार से था। हैसियत में वो मुझसे ज़्यादा थी। नौकरी तो बस शौकिया कर रही थी और घर में मैं सबसे बड़ा था। हम तीन भाई थे। मुझसे छोटा वाला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और सबसे छोटा 10वीं क्लास में था। मुझे जैसे ही नौकरी मिली थी, पापा ने तो जैसे खुद को आज़ाद कर दिया था। अपनी नौकरी छोड़ छाड़ कर बैठ गए थे। कहने लगे, बहुत मेहनत कर ली, अब राहुल कमाएगा और मैं बैठ कर खाऊंगा। मैंने पापा को पहले बहुत समझाया कि पापा, अभी तो मेरी नई नई नौकरी लगी है, आप कुछ समय और अपनी नौकरी जारी रखें। लेकिन पापा ने मेरी एक न सुनी। कहने लगे, कमबख्त, कई सालों से अपनी हड्डियां रगड़ के तुम लोगों को पाला है, पढ़ाई करवाई है, सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं बैठ कर खाऊं? मेरी माँ भी शुरू हो गई। कहने लगी, अपने बूढ़े बाप पर तरस नहीं आता तुम लोगों को? जवान जहान औलाद हो, अब उन्हें उन्हें भी सुकून से बाकी की जिंदगी गुजारने दो। खैर, मैंने कोई जवाब नहीं दिया और घर का सारा खर्चा अब मेरे जिम्मे आ चुका था। ऊपर से दोनों भाइयों की पढ़ाई का खर्चा भी मैं ही करता था। कमीने खुद कुछ भी नहीं करते, मुंह उठा के आ जाते, मेरा दरवाजा पीटने लगते। हम तीनों भाई रात को एक ही कमरे में सोते थे। जब से मुझे रात को प्राची से बातें करनी होती थी, तो मैं उन्हें पैसों का लालच देकर कहता कि जाओ लॉन्ज में जाकर सो जाओ, तो सुबह 100 का नोट पकड़ाऊंगा। मुझसे छोटा समीर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो तो समझ गया था कि जरूर किसी लड़की का चक्कर है। मगर छोटा भाई हार्दिक कुछ ज़्यादा ही मासूम था। 100 के नोट पर उसकी राल टपकने लगती थी। फौरन से कहने लगता, ठीक है, और फिर अपना तकिया उठाकर बाहर चला जाता। लेकिन समीर तो मेरे पीछे पड़ जाता। कहता, पहले बताओ ना भाई, क्या चक्कर है? मैंने कहा, कोई चक्कर नहीं है, सोना चाहता हूँ। तुम लोग बहुत शोर मचाते हो, मोबाइल पर वीडियो देखते हो और मुझे शोर में नींद नहीं आती। वो मुझे अर्थपूर्ण नज़रों से देखकर मुस्कुराने लगता। कहने लगा, जानते भी हैं भाई, समीर तो उड़ती चिड़ियों के पर गिन लेता है। तुम मेरे सामने क्या चीज़ हो? चलो बताओ, कैसी है वो? खूबसूरत, स्मार्ट, दुबली पतली, गोरी चिट्टी कैसी दिखती है? और रात को फ़ोन पर क्या क्या बातें होती हैं? अच्छा ये बताओ, बात कहाँ से शुरू हुई थी? मामला सेट कैसे हुआ? उसने तो मुझसे एक ही सांस में ढेरों सवाल कर डाले थे। मैंने कहा, बस हो गई थी सेटिंग। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, तूने लड़की फंसाई तो फंसाई कैसे? तू तो वैसे बड़ा ही शरीफ है। अम्मा तुझे ऐसे ही तो गऊ नहीं कहती। मैंने अपनी नज़र के चश्मे को सीधा किया और अपनी नज़र चुराते हुए प्राची के बारे में सब कुछ बता दिया। खैर, अब समीर मेरी मोहब्बत का राजदार बन चुका था। मैं उसे पैसे का लालच देकर लॉन्ज में सुला देता और आधी आधी रात तक प्राची से बातें करता रहता। नई नई मोहब्बत थी। माँ बाप मेरे रिश्ते पर कोई चैन ही नहीं आता था। पता ही नहीं चलता कि घड़ी की सुइयां तेजी से क्यों भाग रही हैं। यही हाल प्राची का भी था। आजकल हम लोग सपनों के दौर से गुजर रहे थे, अपने फ्यूचर की बातें करते रहते, बातों में ना जाने कहां से कहां निकल जाते थे। वैसे आपस की बात है, हमने तो अपने हनीमून के ट्रिप के बारे में भी सोच लिया था कि नैनीताल, सिंगापुर और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हम अपना हनीमून मनाएंगे। मैंने तो अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे भी बचाने शुरू कर दिए थे। मुझे अगर कोई चिंता थी तो ये थी कि वो हैसियत में मुझसे कुछ बढ़कर थी। जब मैंने ये बात प्राची से डरते डरते की कि क्या तुम्हारे माँ बाप मेरे रिश्ते पर कोई एतराज़ तो नहीं उठाएंगे, वो कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हारी तनख्वाह अच्छी है, घर भी अपना है, क्यों एतराज़ करेंगे? मैंने कहा, लेकिन गाड़ी नहीं है ना यार, एक पापा की है, वैसे कभी वो चलाते हैं तो कभी मैं। कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, जब तक शादी की बात होगी देखना, तब तक मैं गाड़ी भी ले लूँगा। पैसे जमा कर रहा हूँ, नई न सही तो पुरानी तो खरीद ही सकता हूँ। मेरी बात पर प्राची हंसने लगी। कहने लगती, राहुल, हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बस तुम मुझे शादी के बाद नौकरी करने से इनकार मत करना। मैंने कहा, मेरी हिम्मत कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी कहूँ। हमारी बातें ऐसे ही होती थीं। मैं अब भी प्राची से बात कर रहा था कि जब मुझे किसी की उल्टियाँ करने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने घबराकर फ़ोन बंद कर दिया। रात के 3 बजे के समय था। सन्नाटा छाया हुआ था। शायद माँ की तबीयत खराब थी। मैं फ़ौरन से उठकर अपने कमरे से बाहर आया तो लॉन्ज में बने वॉशरूम में मेरी माँ उल्टियाँ किए जा रही थीं और पापा उनके कंधे दबा रहे थे। मेरे दोनों भाई भी माँ की आवाज़ सुनकर उठ बैठे थे और बेजारी से जमहाइयाँ ले रहे थे। मैं भी वॉशरूम के पास आकर खड़ा हो गया। पापा से पूछने लगा, माँ को क्या हुआ है?
कहने लगे पता नहीं तेरी माँ ने क्या खा लिया है कि बदहजमी हो गई है। 1000 बार मना किया है अपनी खुराक पर ध्यान दिया कर। भला ये भी कोई उम्र है उठपटांग चीजें खाने की। खा ये और भुगतूं मैं। पापा भी बेजार से लग रहे थे। मम्मी अब उल्टियां करने के बाद बुरी तरह से हाँप रही थीं और वहीं सोफे पर ढह गईं। मैंने कहा पापा मुझे तो लगता है माँ का बीपी लो हो गया है, इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाओ। पापा कहने लगे रात के समय डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, सुबह ले जाऊंगा। फिर मम्मी मुझसे कहने लगी राहुल बेटा तू ऐसा कर, मेरे लिए नींबू पानी बना दे, मेरा दिल बड़ा ही खराब सा हो रहा है। मैंने फटाफट से नींबू पानी दिया, लेकिन पापा मेरी माँ को अब भी डांटे जा रहे थे। कहने लगे अब तू फिर से कुछ ना खा लियो और कुछ देर बाद फिर मेरी ड्यूटी वॉशरूम में लग जाएगी। अरे ऐसे ही क्यों नहीं सो जाती। माँ ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा। कहने लगी राहुल के पापा 2 मिनट जबान तो बंद रखो, नींबू पानी से तबीयत कुछ अच्छी हो रही है, मैं संभल जाऊंगी। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ था। माँ ने 2 गिलास नींबू पानी के लिए, फिर जाकर उनकी तबीयत कुछ अच्छी हुई थी और फिर अपने कमरे में जाकर सो गईं। लेकिन सुबह सवेरे मम्मी की तबीयत फिर ख़राब थी। मैं उस वक्त ऑफिस जाने की तैयारियां कर रहा था। समीर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया था। छोटा भाई अपने स्कूल की तैयारी कर रहा था। हमने अपने नाश्ते खुद ही बनाए और करके चले गए। बहन हमारी कोई थी नहीं, इसलिए घर के कामों की थोड़ी बहुत आदत हम तीनों भाइयों को थी और ये हमारी मम्मी ने ही हमें सिखाई थी कि छोटे मोटे काम बचपन से ही करना चाहिए। यहाँ तक कि रोटी तक हमें पकाना आती थी, झाड़ू पोछा भी कर लेते थे। हम नहीं करते तो मेरी माँ कभी कभी तबीयत खराब होने पर पापा से भी करवा लेती थी। कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरी माँ का मेरे बाप पर बड़ा रौब था। मैं भी अपनी ऑफिस के लिए निकल गया था। शाम को जब वापस आया तो मम्मी लॉन्ज में सर पकड़े बैठी थीं और पापा उनके पास बैठे कुछ घुसर पुसर कर रहे थे। मैं घर के अंदर आने लगा तो मम्मी पापा ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा मम्मी आपकी तबीयत अब कैसी है। मेरी बात मुझे जवाब देने की मेरी माँ साड़ी का पल्लू दबाए उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मम्मी को हुआ क्या है। मैंने तो तबीयत ही पूछी थी। खैर मैंने गहरा सांस लिया और बैठ गया। कुछ ही देर में समीर और मेरा छोटा भाई हार्दिक भी आ गए थे। हम तीनों ही सोफे पर बैठ चुके थे। पापा ने कहा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए देखो मैं ऑमलेट बना देता हूँ और रोटी ऐसा करो बाजार से ले आओ। हार्दिक कहने लगा पापा मैं ऑमलेट नहीं खाऊंगा, मुझे पैसे दो, मैं बाहर से ही दाल मखनी ले आऊँगा। पापा ने उसे 500 का नोट पकड़ाया और कहने लगे ऐसा करो पूरे घर के लिए दाल मखनी और रोटियां पैक करा लो, तुम्हारी माँ का भी जी खराब है, वो भी कुछ खा लेगी। ये सुनना था कि मुझे पापा पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा पापा एक तो माँ का हाजमा खराब है, उन्हें कुछ भी हजम नहीं हो रहा, उन्हें तो खिचड़ी की ज़रूरत है, हल्की फुल्की खुराक देना चाहिए और आप उन्हें बाहर का खाना मंगवाने की और खिलाने की बात कर रहे हैं। दिमाग तो ठीक है आपका, मुझे तो लगता है सठिया गए हैं आप इस उम्र में आकर। मेरी बात सुनकर पापा ने नज़रें चुराई थीं। फिर हार्दिक से कहने लगे जा तू जा, जो कहा है वही लेकर आना। फिर कहने लगे बात सुन, अपनी माँ की दाल में मिर्च मसाला जरा तेज डलवाना, हो सके तो हरी चटनी और हरी प्याज का अचार भी लेकर आना, साथ में इमली की चटनी भी ले आना। मैं ये सब सुनकर तबके रह गया था। समीर को मैंने कहा चल भाई प्याज टमाटर तुम काटो, ऑमलेट जाकर मैं बना दूंगा। क्या मुसीबत है, एक तो थके हारे घर आओ ऊपर से खाना पकाना भी खुद करो। मेरे माथे के बल बढ़ने लगे थे। समीर भी कहने लगा लेकिन भाई खाना क्यों बनाना है, हार्दिक गया तो है, वही हम भी खा लेंगे। फिर समीर ने पापा से कहा कि वैसे भाई ठीक कह रहा है, अब हमारी उम्र थोड़ी है हम किचन के कामों में लगे रहें, और भाई को वैसे भी कमाने लग गया है, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचें। समीर की बात ने तो मेरे कान खड़े कर दिए थे, दिल में लड्डू फूटने लगे थे। चलो किसी को तो मेरी शादी का ख्याल आया, लेकिन मेरे पापा तो बड़े गुस्से में आ गए। कहने लगे अरे भाई जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं इसकी नौकरी को और शादी भी कर दूं इसकी। शादी का मतलब पता है तुम्हें, बीबी की जिम्मेदारी अभी ठीक से हुई नहीं कि बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। अभी रुक जाओ 3 साल तक, नाम भी मत लेना शादी का। ये सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया था। जिस तरह से मैं और प्राची अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ा रहे थे, हमारा बस नहीं चल रहा था 6 महीने में ही शादी कर लेता। पापा की बात सुनकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया था। खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में सोने के इरादे से गया तो उसी वक्त समीर भी कमरे में ही बैठा था। हार्दिक अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था और मेरा इरादा तो यही था कि 100 का नोट का लालच दूंगा और इन दोनों को कमरे से बाहर निकाल कर प्राची से जी भरकर बातें करूंगा। मेरे दिन भर की थकान का इलाज प्राची से बातें करने था। ऐसा लगता जैसे किसी और ही दुनिया में जी रहा हूँ। मैं बहुत फ्रेश हो जाता था। लेकिन इससे पहले मैं उन दोनों को कमरे से बाहर निकालता, पापा मेरे कमरे में आ गए और आकर बेड पर बैठ गए।
हमें हैरत हुई कि पापा हमारे कमरे में क्यों आए हैं, क्योंकि बिना किसी काम के तो पापा कभी हमारे कमरे में आते ही नहीं थे। मैं लैपटॉप पर बिजी था और समीर भी अपना असाइनमेंट तैयार कर रहा था जब पापा ने कहा कि मुझे तुम तीनों को कुछ बताना है। मैंने कहा जी पापा बोलिए। मेरी उंगलियां अब भी लैपटॉप पर चल रही थीं। कहने लगे पहले अपना लैपटॉप बंद करो। मैंने कहा पापा सुबह मीटिंग है, मुझे पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है, आप बोलिए मुझे सुनाई दे रहा है। यही जवाब समीर ने भी दिया था। हाँ, हार्दिक ने मोबाइल एक तरफ रखकर पूरा ध्यान पापा पर लगाया था। पापा कहने लगे तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक नहीं थी, और उस पर भी आपने मम्मी को बाहर का खाना, हरी मिर्च का अचार और पता नहीं इमली नींबू की चटनी खिलाई है। आप बताएं क्या दोबारा से मम्मी को उल्टियाँ हो रही हैं? मैंने पापा से पूछा था। पापा कहने लगे नहीं उल्टियाँ नहीं हो रही, बात तो सुनो। मैंने कहा जी पापा बोलिए। कहने लगे मैं सुबह उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या कहा डॉक्टर ने? कहने लगे कि उसके कुछ टेस्ट करवाए थे। ये कहकर पापा फिर से चुप हो गए। 2 मिनट मैंने पापा की अगली बात का इंतजार किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले तो मैंने लैपटॉप से नज़रें हटाकर पापा की तरफ देखा। मैंने कहा पापा रिपोर्ट में सब कुछ ठीक तो है ना? पापा कहने लगे नहीं बेटा सब कुछ ठीक नहीं है, बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये सुनना था कि लैपटॉप पर चलने वाली उंगलियां कुछ पल के लिए रुक गई थीं। मैंने पापा की तरफ देखा। मैंने कहा क्या हुआ है मम्मी को? पापा सब ठीक तो है ना? लेकिन वो चुप बैठे थे। अब तो मेरा दिल भी बैठने लगा था कि कहीं मम्मी को कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गई। मैंने लैपटॉप छोड़ा और पापा के पास आकर बैठ गया। मैंने कहा पापा क्या हुआ है मम्मी को? समीर ने भी अपना असाइनमेंट छोड़ा और पापा के पाँव के पास आकर बैठ गया, क्योंकि वो वहीं कालीन पर ही बैठा अपना असाइनमेंट कर रहा था। कहने लगा शुगर? पापा क्या शुगर बढ़ गई है मम्मी की? समीर ने फिक्रमंदी से पूछा था। पापा ने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा फिर क्या हार्ट का मसला है? पापा ने फिर भी ना में सिर हिलाया। हार्दिक कहने लगा तो जरूर पापा मैदे में अल्सर हो गया होगा, मिर्च मसाले की चीज़ें खाने से ऐसे अल्सर हो जाते हैं। हार्दिक ने अपनी माँ की बीमारी का नतीजा भी निकाल लिया था। पापा कहने लगे नहीं बेवकूफ़, ऐसी कोई बीमारी नहीं है उसे, भली चंगी है। मैंने कहा पापा जब मम्मी भली चंगी हैं तो क्यों हमारी जान निकाल रहे हो? पापा कहने लगे असल में तुम्हारी माँ उम्मीद से है। मैं जो सामने रखी टेबल से पानी का गिलास उठाकर पीने लगा था। अभी पानी मेरे मुंह में ही था जब पापा ने मुझे ये खबर सुनाई थी। मेरे मुंह से तो पानी का फव्वारा किसी बरसात की तरह निकला था और सामने जमीन पर बैठे समीर के मुंह पर उसके असाइनमेंट पर गिरा था। वो भी पापा की बात सुनकर मुंह खोले सुन रहा था। मेरी हरकत पर समीर ने गुस्से से मुझे घूरा था। कहने लगा ये क्या कर दिया तूने? लेकिन मैंने समीर की बात पर ध्यान नहीं दिया। पापा को गौर से देखने लगा। हाथ में पकड़ा पानी का गिलास भी टेबल पर रख दिया। मैंने कहा पापा आपने क्या कहा? क्या हुआ है मम्मी को? पापा कहने लगे सुनाई नहीं देता तुझे? तेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनना था कि मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। हार्दिक तो हक्का बक्का पापा को देखे जा रहा था। समीर ने भी अपना असाइनमेंट छोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा बस इसी चीज़ की कमी रह गई थी। ये कहकर वो गुस्से से कमरे से चला गया। हाँ, हार्दिक हैरत से आंखें फाड़े अब भी पापा को देखे जा रहा था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मैं पापा को क्या कहूँ। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। ये भला कोई उम्र थी ये काम करने की? मेरी उम्र 25 साल थी। 25 साल के बाद मैं इस पोजीशन में नहीं था कि अपनी बहन भाई को गोद में उठाकर सबके सामने इंट्रोडक्शन कराता कि मेरा छोटा भाई या बहन है। लोग तो मेरा मजाक उड़ाने लगते। कुछ देर तो मैं अपने सुन्न होते दिमाग के साथ बैठा रहा। पापा भी खामोश थे। फिर मैंने ही बात की शुरुआत की। मैंने कहा पापा आपको सूझी क्या थी इस उम्र में? देखें आपके सर के आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ये कोई काम है करने वाला? मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा हुए थे। कहने लगे यार पता ही नहीं चला कैसे ये सब हो गया। मैंने कहा ये बात तो ना करें, कुछ ना कुछ तो किया है जो ये सब कुछ हुआ है। ये बात अचानक ही मेरे मुंह से निकली थी कि पापा ने एक थप्पड़ मेरी कमर पर रसीद किया था। कहने लगे शर्म नहीं आती बाप से ऐसी बात करते हुए? गुस्सा तो मुझे भी आ गया था। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? खुद सोचें अगर आज को मैं शादी कर लूँ तो अगले साल आप दादा बन जाएंगे। ये उम्र है आपकी बाप बनने की, आपने कुछ तो सोचा होता। मेरे लिए ये खबर सुनना और इसे बर्दाश्त करना आसान ही नहीं था। एक बहुत ही बेतुकी सी बात लग रही थी। हार्दिक तो अब भी गुमसुम बैठा था। पापा कहने लगे मैं सच कह रहा हूँ, पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हो गया, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इस उम्र में आकर ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? मैंने कहा क्या मतलब क्या कर सकते हैं? जाकर इस मामले को ख़त्म करें। दुनिया थू थू करेगी आप पर भी और हम पर भी। सारे मोहल्ले में मजाक बनकर रह जाएगा।
पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली। कहने लगे, क्या मतलब ख़त्म करूं? एक तो मुझे अपने बाप की अकल पर हैरत हो रही थी। पहले तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो करना ही नहीं चाहिए था, और अब उन्हें यह भी नहीं पता था कि ऐसे मामले को रफा दफा कैसे किया जाता है। अपनी माँ के बारे में ये सब बातें करना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे बाप को जब बात समझ नहीं आ रही थी तो मुझे थोड़ा सा बेशर्म होना ही पड़ा। मैंने कहा, पापा मम्मी का अबॉर्शन करवा दो। ये सुना था मेरे बाप ने उसी वक्त मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। कहने लगे, इस बात में कोई पाप नहीं है, भगवान की मर्जी है। हम भला क्यों किसी मासूम बच्चे का कत्ल करने लगे? जानते हो इस बात का कितना बड़ा पाप है? मैंने कहा, पापा समझने की कोशिश नहीं कर रहे आप, मजाक नहीं है, हमारी जिंदगियों का सवाल है। अगर आपने काम नहीं करवाया तो हम तीनों की जिंदगी अजाब बन जाएगी। क्या जवाब देंगे आप लोगों को? आप पर लोग हंसेंगे और आपके साथ साथ हम पर भी। इस उम्र में मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस मामले को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करवा दें। मैं बेहद गुस्से में और सीरियसली बात कर रहा था। पापा को बात की नज़ाकत का एहसास ही नहीं था। हमारा मजाक बनकर रह जाता। लोग ऐसे ऐसे सवाल करते, ऐसे ऐसे मजाक बनाते कि मुंह छुपाने को जी चाहता। लेकिन मेरा बाप भी अपने नाम का एक ही था। कहने लगा, पाप नहीं करूँगा, किसी मासूम की जान नहीं लूँगा। कौन सा किसी दूसरी औरत के साथ मैंने पाप किया है? तुम्हारी माँ मेरी पत्नी है। अब अगर ऐसा हो गया तो मैं अपना बच्चा ख़त्म नहीं करूँगा। मैंने कहा, फिर ऐसा करें कि माँ को 9 महीने के लिए किसी और शहर ले जाएं और जो बच्चा होगा उसे किसी बेऔलाद जोड़े को दे देना। आपको भी पाप नहीं करना पड़ेगा और आपका बच्चा भी पल जाएगा और हमारी भी इज्जत रह जाएगी। लेकिन पापा, मैं इस घर में ये काम नहीं होने दूंगा। मैंने बड़े गुस्से से ये बात कही थी और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर समीर लॉन्ज में बैठा अपना सर दोनों हाथों से पकड़े हुए था, यकीनन इसी बारे में सोच रहा था। मैं उसके बराबर जाकर बैठ गया। मैंने कहा, तुमने देखा समीर, क्या काम किया है हमारे माँ बाप ने? हमारी तो इज्जत खाक में मिलाकर रख दी। कहने लगा, भाई ये बहुत गलत काम हुआ है, पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे हम जवान हैं, आपकी उम्र 25 और मैं 23 का होने वाला हूँ, और हमारा हार्दिक भी अगले महीने 17 साल का हो जाएगा। क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? लेकिन ये सब हम सोच रहे थे, हमारे माँ बाप नहीं। ये तो शायद हमारी समस्याओं की शुरुआत थी। उसके बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ वो एक नाकाबिले बर्दाश्त व्यवहार था जो कि हमारे समाज ने हमारे साथ किया था। पूरी रात ना तो मुझे सुकून से नींद आई और ना ही समीर को। हाँ, हार्दिक कमरे से बाहर ही नहीं आया था। प्राची के भी बार बार मैसेज आ रहे थे, मिस कॉल भी आ रही थी, मुझसे बात करने के लिए बेचैन थी। लेकिन मैं तो दिमागी तौर पर इस कदर उलझ गया था कि प्राची से बात नहीं कर सकता था। सुबह तक हमने ये फैसला कर लिया था कि पापा से बात ख़त्म कर देंगे, मम्मी से भी बात नहीं करेंगे, और शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो इस मामले को ख़त्म करवाने के बारे में सोचें। लेकिन 3 दिन और गुजर गए थे। मम्मी चुप चुप सी थीं, लेकिन पापा उनका बड़ा ही ख्याल रख रहे थे। खाना भी उन्हें कमरे में देने जाते थे, किचन भी पूरा संभाल रखा था, हमारे लिए भी खाना पका कर रखते थे। लेकिन हमने बातचीत बंद कर रखी थी। और जब 8 दिन ऐसे ही गुजर गए तो मैंने दोबारा से पापा से बात करने की सोची। मैंने कहा कि पापा, मैं आपकी जिम्मेदारी तो संभाल लूँगा, माँ की भी, हार्दिक और समीर के खर्चे भी उठा लूँगा, लेकिन आपके नए आने वाले बच्चे पर कोई भी खर्च नहीं करूँगा। जाएं जाकर कमाएं उसके लिए, अपनी औलाद के लिए खुद मेहनत करें और उसे पालें। मेरा ये कहना था कि मेरे पापा मुझे गुस्से से घूरने लगे। कहने लगे, ठीक है, जब तुम तीनों को पाल कर बड़ा कर सकता हूँ तो इसे भी ज़रूर पालूंगा। मैं दोबारा से नौकरी करूँगा, मेरा बच्चा तुम पर बोझ नहीं बनेगा। मैं समझता था पापा मेरी ये बात सुनकर जरूर माँ का अबॉर्शन करवाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन पापा अपने फैसले से टस से मस होने को तैयार न थे। पापा ने दोबारा नौकरी कर ली। मेरी माँ हमसे मुंह छुपाए फिरती थीं। हम तीनों भाई घर के माहौल से बेहद परेशान होकर रह गए थे। सबसे ज़्यादा असर हार्दिक ले रहा था। चुप चुप रहने लगा था, पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता था। होश तो मेरे उस समय उड़े जब मैंने उसे सिगरेट पीते देखा था। वो हमारे कमरे के साथ लगी बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। अचानक ही मैं वहाँ पहुँच गया था और उसे सिगरेट पीते देख लिया। मैं उसे डांटने लगा, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। कहने लगा, भाई मुझे कुछ भी मत कहना, मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ। मैंने कहा, तो तुम्हारी टेंशन का हल ये सिगरेट है? कहने लगा, सिगरेट भी पीऊँगा, नशा भी करूँगा, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है जो कि आजकल हमें फेस करनी पड़ेंगी। मैंने हार्दिक के मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंका था। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं पापा से बात करूंगा, मम्मी से भी बात करूंगा, कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। मैंने उसे अपने साथ लगाया तो वह फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, भाई आपको नहीं पता, मेरे क्लास फेलो, मेरे दोस्त मुझे जीने नहीं देंगे, मेरा तमाशा बन जाएगा। इस बात का एहसास तो मुझे भी था। पता नहीं पापा हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे। मैंने उसे तसल्ली दी,
वो रो रो कर बहुत परेशान हो गया था। मैंने उससे कहा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उन दिनों मैं बहुत दिमागी तौर पर परेशान था। प्राची मुझसे कहने लगी, क्या बात है राहुल, तुम पहले की तरह मुझसे बात ही नहीं करते, उदास भी रहते हो। मेरे पास बताने के लिए कोई वजह भी तो न थी जो मैं उसे बताता, और ये वजह ऐसी न थी कि मैं प्राची के साथ शेयर करता। मैंने कहा, बस कुछ घरेलू परेशानी है। कहने लगी, तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है। मैंने कहा, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही छोटी मोटी बात है जैसे हर घर में हो जाती है। मैं बात को गोलमोल कर गया था। लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से मुझसे वजह पूछने लगी। कहने लगी, राहुल पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार मुझसे बहुत बदल गया है। मैंने हैरत से प्राची को देखा। मैंने कहा, पागल हो गई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने लगी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ राहुल, इसलिए किसी और लड़की के बारे में सोचना भी मत। मैंने कहा, प्राची मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेफिक्र रहो। मैं चारों तरफ से उलझ कर रह गया था। एक तरफ समीर था जो पूरा पूरा दिन घर नहीं आता था। पापा से जब भी कोई बात करता, पापा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। मम्मी से कुछ कहता तो वो अलग रोने लगती। कहती कि डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अगर बच्चा गिराया गया तो मेरी जान को खतरा है। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं तो दोहरी तकलीफ में आ गई हूं। मैं खुद नहीं चाहती कि इस उम्र में बच्चे को जन्म दूं। मुझे तुम लोगों की तकलीफें, तुम्हारी परेशानी नजर आती है, तुम्हारा एहसास है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी माँ से क्या कहता, वो भी अपनी जगह बेबस और मजबूर थीं। 3 महीने गुजरे कि माँ का शरीर उभरने लगा था। ये देखकर तो हम तीनों भाइयों को शर्म से डूब मरने को जी चाहता। मम्मी ज़्यादातर घर रहती थीं, जैसे कि उन्होंने कोई चोरी कर दी हो या कोई पाप किया हो। और हम भी यही चाहते थे कि हमारी माँ 4 दीवारी में बंद हो जाएं, बाहर के लोगों को जरा भी खबर ना हो कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है। लेकिन उन्हीं दिनों प्राची ने मुझ पर एक और धमाका कर दिया। कहने लगी, राहुल मेरे पापा के दोस्त के बेटे का रिश्ता मेरे लिए आया है और पापा इस रिश्ते के लिए राजी हैं। प्लीज़ तुम अपना रिश्ता लेकर आओ, अपने माँ बाप को मेरे घर लेकर आओ। ये ना हो मेरे पापा मेरी शादी तय कर दें। मेरी माँ को इन दिनों 5वां महीना था तो उनका शरीर अच्छा भला दिखने लगा था। देखने वाला फौरन जान जाता कि वो प्रेग्नेंट हैं, और इस हालत में मैं अपनी माँ को प्राची के घर तो लेकर नहीं जा सकता था। पापा से वैसे भी मेरी बातचीत बंद थी, क्योंकि अब उन्होंने नौकरी शुरू कर ली थी। मम्मी के सारे खर्चे वही पूरे कर रहे थे। अगर मैं उनसे प्राची के रिश्ते के लिए कहता तो वो मना कर देते। मेरे पापा पर तो आजकल ना जाने बाप बनने का कैसा शौक सवार हुआ था। वो तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे पहली बार बाप बन रहे हैं। भला ऐसे में मेरा रिश्ता और शादी क्यों तय करने के बारे में सोचते। मैंने कहा, प्राची तुम समझो, अपने घर वालों को समझाओ कि अभी मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर नहीं आ सकता। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। कहने लगी, राहुल अगर तुम कुछ दिनों तक रिश्ता लेकर नहीं आए तो मेरे पापा मेरा रिश्ता तय कर देंगे, और मैं सच कह रही हूँ राहुल, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ये सुनकर मैं बेहद परेशान हो गया था। प्राची रोते रोते ऑफिस से छुट्टी लेकर चली गई थी। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मैंने जब ये बात समीर से कही तो समीर कहने लगा, तुम्हें पापा से बात करनी चाहिए और माँ को भी प्राची के घर लेकर जाना चाहिए। मैंने कहा, माँ की हालत देखी है तुमने? देखते ही सबको पता चल जाएगा कि माँ किस कंडीशन में है। समीर कहने लगा, इस बात का कोई हल नहीं है, तुम छोड़ो इन बातों को। लोग 4 दिन बातें बनाएंगे और ताने देंगे, हंसेंगे, लेकिन बाद में फिर सब ठीक हो जाएगा। शायद समीर ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। उसने हालात से समझौता कर लिया था। मैंने भी सोचा, चलो जो हो रहा है होने दो। जो कुछ भी था उसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं था, तो हम लोग क्यों इस बात को लेकर अपनी ज़िंदगी खराब करते। मैंने रात को अपने मम्मी पापा से प्राची के बारे में बात की। पापा तो सुनते ही हत्थे से उखड़ गए। कहने लगे, अभी तुम्हारी नौकरी इतनी पक्की नहीं हुई है कि तुम शादी के बारे में सोचो। कोई ज़रूरत नहीं है अभी शादी करने की। मैंने कहा, पापा अगर उसका रिश्ता कहीं और हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। वो कहने लगे, ये सब जज्बाती बातें हैं। अभी तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, हम नहीं जा सकते उसके घर। मैंने कहा, और जो आपने किया है वो जज्बातीपन नहीं था। आपको बस अपना आप नज़र आता है, आपको बस अपनी ज़िंदगी से मतलब है। जो आपने किया वो भी करने वाला काम तो नहीं था। मेरी इस बात पर वो कहने लगे, अब सारी ज़िंदगी क्या तुम मुझे इसी बात का ताना देते रहोगे? मैंने कहा, जो हो गया सो हो गया। हमने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है, लेकिन आपको भी हमारी बात मानना पड़ेगी। आप मेरे साथ प्राची के घर जाएंगे और उसका रिश्ता मांगेंगे। मेरी माँ मेरी बात के लिए तैयार हो गई, लेकिन जब मम्मी और पापा मेरे साथ प्राची के घर गए तो पहले तो उसके माँ बाप ने हमें बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया था, लेकिन जब प्राची की माँ की नज़र मेरी माँ के पेट पर पड़ी तो वो कुछ हैरान हुई थी। उन्होंने बातों ही बातों में मेरी माँ के पास बैठकर इस बात की पुष्टि भी कर ली। माँ ने भी झिझकते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद तो जैसे उनके माथे के बल गहरे हो गए थे।
जैसे ही हम लोग लौट कर वापस आए और अगले ही दिन जब मैं ऑफिस गया तो प्राची गुस्से में थी। कहने लगी, राहुल तुमने मुझे इस बात के बारे में क्यों नहीं बताया? पता है मैं अपने माँ बाप के सामने कितनी शर्मिंदा हुई थी। मेरी माँ कहने लगी, लड़के की माँ तो अब तक बच्चे पैदा करने से फ्री नहीं हुई है। पता चला शादी के बाद तुम अपने देवर और नंदों को संभालती फिरो। भला ये क्या उम्र है बच्चा पैदा करने की? मैंने कहा, प्राची मेरे दिमागी परेशानी की यही वजह थी। प्राची कहने लगी, तुम्हारे माँ बाप ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने कहा, उनको छोड़ो, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन उसने फौरन अपना हाथ छुड़ाया। कहने लगी, क्या पागल हो गए हो? मैं अपने सर्कल में अपना मजाक नहीं उड़वा सकती। लोग तो मुझसे इतनी बातें सुनाएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। आई एम सॉरी राहुल, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं इस माहौल में एडजस्ट हो ही नहीं सकती। बिल्कुल जाहिल लोगों जैसी बात है। क्या हमारा बच्चा कल को अपने चाचा या बुआ से बस 1-2 साल ही छोटा होगा? कितनी शर्म की बात है। मैं तो ऐसे माहौल में रह ही नहीं सकती। मैंने बेचैनी से कहा, प्राची मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, भगवान के लिए यूं दामन मत छुड़ाओ। मेरी आंखें नम हो चुकी थीं, लेकिन वो जा चुकी थी। अगले ही दिन मिठाई का डिब्बा उसने तमाम कलीग्स के सामने रखा था कि उसका रिश्ता उसके पापा के दोस्त के बेटे से तय हो गया है, और मेरा ये हाल था कि जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे बाप की वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई थी, लेकिन शायद ये तो शुरुआत थी। मैं घर पहुंचा तो समीर बेहद परेशान था। कहने लगा, राहुल भाई, हार्दिक कमरे में बंद है और कब से मैं दरवाज़ा पीट रहा हूँ, लेकिन वो खोल नहीं रहा। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ उसे? कहने लगा, पता नहीं, कॉलेज से आया था, बड़े गुस्से में था, बैग फेंका और कमरे में चला गया। तब से दरवाज़ा पीट पीट कर थक गया हूँ और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। मैंने कहा, मम्मी और पापा कहाँ हैं? कहने लगा, डॉक्टर के पास गए हैं। मैंने अपना बैग एक तरफ रखा और अपने कमरे का दरवाज़ा बजाने लगा, लेकिन हार्दिक दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। मैंने कहा, समीर मेरे साथ जोर लगाओ, दरवाजे का लॉक खुद टूट जाएगा। हम दोनों ने मिलकर जोर से धक्का मारा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, हार्दिक को देख कर तो हमारी जान ही निकल गई थी। वो बेड पर औंधा लेटा हुआ था, एक हाथ जमीन पर लटक रहा था और उससे खून बह रहा था। उसने अपनी नस काट ली थी। हम दोनों भाइयों के तो होश उड़ गए थे। फौरन से उसको लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर पहले तो उसका ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दिया कि ये तो पुलिस केस है। बड़ी मुश्किल से हमने पैसे दे दिलाकर डॉक्टर को इलाज के लिए तैयार किया था। खून की दोनों बोतलें हम दोनों भाइयों ने ही दी थीं। तब कहीं जाकर हार्दिक खतरे से बाहर हुआ था। जब उसे होश आया तो हमने वजह पूछी तो वो रोने लगा। कहने लगा, भाई वही हो रहा है जिसका डर था। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कितने महीने बाद आएगा तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारी छोटी बहन? तुम्हारी माँ का कौन सा महीना चल रहा है? अच्छा बताओ, नाम क्या रखोगे? कभी कहते हैं गोद में उठाकर उसे हमारे पास जरूर लेकर आना, कभी कहते हैं अपनी माँ से पूछना कि उसके बाद अगला बच्चा कब पैदा करेगी। इस तरह की बातें सुनकर मैं थक चुका हूँ। वो लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इसकी माँ का तो वही हाल है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में भी जवानी चढ़ी हुई है। कोई कहता है ऐसा करो, अपनी माँ की हालत की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दो, वायरल हो जाएगी, खूब पैसे कमाओगे। शायद ये सब बातें वो अपने दिल पर ले चुका था। कहने लगा, इसीलिए मैंने खुद को ख़त्म करना चाहा। ऐसी बातें मुझसे सुनी नहीं जाती। मुझे पापा का फ़ोन आने लगा कि तुम तीनों कहाँ हो? मैंने कहा, आपके किए को भुगत रहे हैं, जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। पापा, हार्दिक ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, अपनी नस काट ली है। ये सुनना था कि पापा एकदम से घबरा गए, भागे दौड़े हॉस्पिटल आए थे। मेरी मम्मी भी हार्दिक को गले लगाए रोज जा रही थी। पापा भी परेशान थे। मैंने कहा, पापा देख लिया आपने इन सब चीज़ों का अंजाम। प्राची ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। हार्दिक ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। कल को समीर भी ऐसा ही कुछ करेगा, लेकिन आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पापा, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन आपको सिर्फ बच्चा चाहिए। मेरी माँ कहने लगी, तुम लोग बेफिक्र रहो, इस बच्चे के पैदा होते ही मैं इसका गला दबा दूंगी, मार डालूंगी। ये कहकर वो पागलों की सी हालत में आ गई थी। कहने लगी, औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं, मोहल्ले की औरतों ने मेरा जीना दूभर करके रख दिया है। कहती हैं, इस उम्र में तुम्हें क्या सूझा था? लेकिन ये सब कुछ मेरे बस में नहीं था। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी भी ये काम न करती। मैं तो खुद तुम्हारे बाप से कह रही थी कि मैं मरती हूँ तो मरने दो, लेकिन इस बच्चे को मेरे शरीर से ख़त्म करवा दो। ये समाज कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। दुनिया के सामने मुझे अजूबा बना कर रख देगा, जैसे पति पत्नी ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। इस बच्चे को ताने दिए जाएंगे, ताने दे दे कर दुनिया इसको मार देगी। इस बच्चे को मर जाना चाहिए।
मेरी माँ रोते हुए अपने पेट पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी, कहने लगी, मैं आज ही से मार देती हूँ, जिसने दुनिया में आने से पहले ही मेरे बच्चों की ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दी है। कल को ये पैदा होगा तो न जाने और क्या तकलीफ़ें पैदा करेगा। मेरी माँ जोर जोर से खुद को तकलीफ़ें दे रही थीं। पापा ने आगे बढ़कर उन्हें रोका नहीं था, बल्कि गुमसुम बैठे हुए थे। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैं फ़ौरन से आगे बढ़ा था। मेरी माँ रोए जा रही थी। मैंने अपनी माँ को अपने साथ लगा लिया। वो मेरे साथ लगी फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, बड़ा सब्र किया है मैंने, अब थक चुकी हूँ। भगवान करे मैं मर जाऊँ और मेरे साथ साथ ये बच्चा भी मर जाए। कम से कम तुम लोगों की जिंदगियाँ तो आसान हो जाएंगी। मैंने कहा, नहीं मम्मी, आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो हमारे समाज की छोटी और घटिया सोच का है। शायद हम ही गलत थे। हमने समाज की नज़र से आप लोगों को देखा था। हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए थी। लोग तो किसी भी हाल में जीने नहीं देते। मैंने अपनी माँ को संभाला था। मेरी तसल्ली पाकर मम्मी थोड़ा बहल गई थी। हम सब घर आ गए थे और ज़िंदगी रूटीन पर चलने लगी थी। कुछ ही महीनों बाद हमारी एक छोटी बहन पैदा हुई थी और बहन का सुनकर पहली बार हमारे दिल में सच्ची खुशी पैदा हुई थी। उस बच्चे को लेकर जो अब तक हमारे दिल में कोई जज्बात पैदा नहीं कर सका था, लेकिन उसके पैदा होते ही पता नहीं कैसे हमारे दिल मोहब्बत से भर उठे थे। हम तीनों बड़े बेकरार थे अपनी छोटी सी बहन को गोद में उठाने के लिए। बारी बारी हम तीनों ने उसको गोद में लिया था। बहुत ही मासूम सी प्यारी सी गुड़िया थी। माँ की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमने अपनी माँ की खूब सेवा की थी। अपने से भी ज़्यादा प्यार दिया था और अपनी बहन को भी पूरा पूरा प्यार देते थे। छोटी सी बहन को पाकर जैसे ऐसा लगता हमारा परिवार अब जाकर पूरा हुआ है। एक बहन की कमी तो हमें बहुत पहले से महसूस होती थी, लेकिन समय के साथ साथ हम इस बात को भूल गए थे। लेकिन हमें नहीं पता था भगवान हमारी ख्वाहिश को इस उम्र में जाकर पूरा करेगा। लेकिन जो भी था, हम तीनों भाई बहुत खुश थे। जब मैं अपनी बहन को गोद में उठाकर बाहर लेकर जाता तो लोग मुझ पर हंसते थे, कहते थे, इस उम्र में छोटी बहन को गोद में पकड़े घूम रहे हो, जबकि तुम शादी करोगे तो तुम्हारा अपना बच्चा भी ऐसा ही होगा। तुम्हारे माँ बाप को तो शर्म से मुंह छुपा लेना चाहिए। मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ, भगवान की मर्जी है। भगवान ने ही मेरे माँ बाप को ये लक्ष्मी दी है, तो हम लोग क्यों नाशुक्री करें। मेरे माँ बाप ने कोई पाप थोड़ी किया है जो मुंह छुपाते फिरें। मेरे दो टूक जवाब पर लोगों के मुंह अब बंद होना शुरू हो गए थे। काश कि ये काम हम पहले ही करते तो बात इतनी ना बिगड़ती। प्राची अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करती होती तो मेरा साथ देती, लेकिन उसे तो लोगों की परवाह थी। कुछ साल बाद मैंने अपनी माँ की मर्जी से शादी की थी और सुनैना बहुत अच्छी थी। उसने मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। मेरी छोटी बहन के साथ भी बहुत प्यार से रहती थी। कभी मेरी माँ को भी ताना नहीं दिया था। साथ देने वाले शायद ऐसे ही होते हैं। हमें अपने मामलों को समाज की नज़र से नहीं देखना चाहिए, ना ही लोगों की बातें सुनकर एक जायज़ रिश्ते और जायज़ बच्चे को अपनाने से इनकार करना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान के हाथ में होता है, इंसानों के हाथ में नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।